जो लेक्चर आपका छूटा था देखे? आज ही आए हो? अच्छा, तो लेक्चर जितना जल्दी हो सारा देख के ख़त्म करो, क्योंकि आज नहीं तो कल पक्का है कि कोलिजन वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको जल्दी से, जो भी आपका बैकलॉग है उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि इस संडे को, आज ट्यूसडे है ना, इस संडे को आप लोगों का जो 2 चैप्टर हम पढ़ाए हैं, वर्क, पावर, एनर्जी और सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, उसका एक टेस्ट होगा। संडे को रिटन टेस्ट होगा और संडे से पहले फ्राइडे को एक ओरल टेस्ट होगा, ठीक है? और ओरल टेस्ट का भी मार्क्स ऐड होगा फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें। तो जो भी आपका बैकलॉग है इस चैप्टर का, चाहे प्रीवियस ईयर चैप्टर का जो अगर आपका छूट गया है, वो सारा रिवाइज करना एक बार स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे विप्लव? लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कोलिजन हम लोग पढ़े थे। कोलिजन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कोलिजन के सवालों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूला भी हमने डेराइव करा था। क्या क्या का फॉर्मूला हमने डेराइव करा था? हमने फॉर्मूला डेराइव करा था कि अगर मान लीजिए दो मासेस हैं m1 और u1, m1 और m2 दो मासेस हैं, m1 का जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है u1, m2 का इनिशियल वेलोसिटी है u2, तो कोलिजन अगर दोनों में होता है और कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन e है, तो आपका v1 और v2 का आपका फॉर्मूला आया था, जहां पर आपका v1 फॉर्मूला कितना आया था? v1 आया था आपका m1 माइनस e m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस e इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यही आया था फॉर्मूला v1 का। और v2 का कितना आया था? v2 का आया था m2 माइनस e m1 इंटू u2 प्लस 1 प्लस e m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये आया था जनरल फॉर्मूला हेड ऑन कोलिजन के लिए। अगर कोलिजन हेड ऑन हो रहा हो तो आपका v1 और v2 क्या होता है, अगर कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन e दिया हुआ हो तो हमारा ये फॉर्मूला आया था, ठीक है? इसी फॉर्मूले में हमने क्या किया था? सबसे पहले e का वैल्यू 1 पुट किया था और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था। जब आप इसमें e का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो आपका क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। किसके लिए? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए, ठीक है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत बात प्रीवियस लेक्चर में भी किया था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है। क्या होता है बताइए, जो आपको याद है, जो आपने समझा था, सिर्फ मेरे को इतना बता दीजिए कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है, बताइए। चलिए, पहला डिफरेंस आपने बताया कि फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ई का वैल्यू 1 होता है और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए ई का वैल्यू 0 होता है। इसके अलावा और इलास्टिक का वैल्यू उन दोनों के बीच में क्या? इलास्टिक का वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ये किस में होता है? इलास्टिसिटी, जो आपका कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ई है, उसका वैल्यू 0 से 1 किसके केस में होता है? परफेक्टली इलास्टिक में या परफेक्टली इनइलास्टिक में? हे प्रभु, हे प्रभु, भाई साहब 3 केस आपको पढ़ाया गया था। पहला परफेक्टली इलास्टिक जिसके लिए ई का वैल्यू 1 होता है, दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक जिसके लिए ई का वैल्यू 0 होता है, 0, और पार्शियली इलास्टिक या पार्शियली इनइलास्टिक के लिए ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है। तो आप तो सारा मिक्स कर दिए, ई का वैल्यू 1 भी रख दिए, ई का वैल्यू 0 भी रख दिए, ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी रख दिए। इसे कैसे चलेगा? कैसे चलेगा इसे, ये बताइए। चलिए, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में हमने ये अंतर आपको बताया था कि भाई साहब, अगर मान लीजिए आपके 2 मासेस हैं, एक मास है आपका m1, ये आपका वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा था, एक मास है आपका m2, ये आपका वेलोसिटी u2 से मूव कर रहा था। अगर आपका u1 u2 से बड़ा होगा तो क्या होगा? कुछ देर के बाद दोनों में कोलिजन होगा, कोलिजन होगा। अब कोलिजन होने के बाद क्या होगा? कोलिजन होने के बाद ये होगा कि ये दोनों आपस में हल्का सा डिफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? डिफॉर्म करेंगे, ठीक है जी, डिफॉर्म करेंगे। मान लीजिए डिफॉर्मेशन के टाइम जब आपका कोलिजन हो रहा है, उस क्षण में, उस इंस्टेंट पे कुछ ये बॉडी डिफॉर्म कर गया, ये आपका m1 और ये आपका m2। यहां तक तो हर कोलिजन में बात होगी। अगर इलास्टिक होगा कोलिजन
तो ये डिफॉर्मेशन बाद में खत्म हो जाएगा और फिर से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी कोलिजन से पहले थी वो काइनेटिक एनर्जी इनकी कोलिजन के बाद भी हो जाएगी। मान लीजिए अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फिर से ये पूरी तरह से m1 की शेप में आ जाएगा और m2 अपने ओरिजिनल शेप m2 में आ जाएगा, m1 और m2। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v1 और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। ठीक है, ये किसमें होगा? परफेक्टली इलास्टिक में। इलास्टिक मतलब क्या? बॉडी डिफॉर्म किया कोलिजन में और कोलिजन के बाद फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। तो आपकी जो भी एनर्जी थी कोलिजन से पहले, मान लीजिए कोलिजन से पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल आई थी और मान लीजिए कोलिजन के बाद जो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो आपकी फाइनल काइनेटिक KEF है। तो ये जो दोनों है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके केस में? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के केस में आपस में बराबर होती है। ये हमने पढ़ा था किसमें? इलास्टिक में। अभी क्या है इनइलास्टिक में क्या होगा ना कि ये जो बॉडी डिफॉर्म कर गए ये डिफॉर्म्ड ही रहेंगे, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। मान लीजिए आपको पढ़ना है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये तो हमने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक में ये होगा कि ये जो दोनों बॉडीज आए, दोनों एक दूसरे से टकराने के बाद दोनों में कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, अभी इसके बाद ये डिफॉर्म्ड ही स्टेट में रहेंगे, ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे और कोलिजन के बाद एक साथ मूव करेंगे। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक में। कोलिजन से पहले अलग अलग इनकी वेलोसिटी थी, कोलिजन हुआ, कोलिजन में डिफॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ये दोनों आपस में चिपके और कोलिजन के बाद दोनों एक ही वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए इन दोनों की वेलोसिटी हो गई vc मतलब क्या? v कंबाइंड, मतलब कंबाइंड वेलोसिटी। ये कोलिजन के बाद एक साथ मूव करने लग जाते हैं। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए जो आपकी E की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। 0 मतलब क्या? 0 E का मतलब होता था क्या? v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। यही तो होता था E। जहां E क्या होता था? ये होता था आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये आपका क्या होता था? u1 माइनस u2 वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। यही होता था। अब एक बात बताओ, अगर आप बोल रहे हैं कि सर परफेक्टली इनइलास्टिक के केस में आपका E का क्या हो जाएगा वैल्यू? E का वैल्यू 0 हो जाएगा। किसके लिए? परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए। तो अगर E का वैल्यू 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो न्यूमरेटर में है v2 माइनस v1 यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये भी 0 हो जाएगा। ये भी अगर 0 हो गया इसका मतलब क्या? v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, इसका मतलब v2 इक्वल टू v1। मतलब जितनी वेलोसिटी से 2 चलेगा मास m2 उतनी ही वेलोसिटी से मास m1 भी चलेगा। और इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों की जो वेलोसिटी होती है, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, वो सेम हो जाती है। दैट इज v1 इज इक्वल टू v2। आया समझ में? उसमें क्या हो रहा था? कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज में कुछ वेलोसिटी, ये इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती थी v1, इसकी कुछ वेलोसिटी हो जाती थी v2 और दोनों फिर अलग अलग हो जाते थे परफेक्टली इलास्टिक में। परफेक्टली इनइलास्टिक में क्या होगा? एक बार टकराए, चिपक गए और उसके बाद इस कंबाइंड, जो भी इनका कंबाइंड वेलोसिटी होगा, इसी कंबाइंड वेलोसिटी के साथ फिर ये आगे बढ़ेंगे। किसमें? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। आया समझ में? कोई डाउट है तो पूछिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कोलिजन का पहला लेक्चर आप देखे नहीं हो। ठीक है ना? एक बार आप पूरा जब लेक्चर देख लोगे जो भी आपका छूटा है, उसके बाद ये सब चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी। उसके लिए लोड नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप पहला लेक्चर इसका नहीं देखे हो। देख लोगे तो सब समझ में आने लगेगा कि ये E क्या होता है, ये v1 v2 ये सब क्या हो रहा है, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिए सवाल है कि आपका एक बुलेट है। बुलेट मतलब बंदूक की गोली। ठीक है, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है, ये बुलेट v0 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था। v0 वेलोसिटी के साथ आपका बुलेट मूव कर रहा था। कुछ समय के बाद यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ था, बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ था। इस ब्लॉक का मास था कैपिटल M। ठीक है, कुछ समय के बाद ये इस ब्लॉक से स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करके इसमें धंस जाता है। ठीक है ना? स्ट्राइक करने के बाद इसमें धंस जाता है, तो आपको बताना है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, ये इसमें धंसने के बाद क्या करेगा? ब्लॉक के साथ आगे मूव करेगा। मतलब ये इसमें स्टिक कर जाएगा और स्टिक करने के बाद ये आगे मूव करेगा। तो आपको बताना है कि कितने वेलोसिटी के साथ मूव करेगा।
इनिशियली ये कैसा था, ये आपका इनिशियली रेस्ट में था और इसके पास वेलोसिटी थी v नॉट, ठीक है। जब इसमें कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद क्या होगा कि ये जो आपका बुलेट है, ये जो आपका बुलेट है वो इस ब्लॉक में एंटर करेगा और इसमें धंस जाएगा और इसकी वेलोसिटी की वजह से अब ये दोनों क्या करेंगे, एक साथ, इसका मास m, इसका मास स्मॉल m, अब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, कैसी, vc मतलब v कंबाइंड के साथ। जैसा कि आपका इनइलास्टिक कोलिजन में होता है कि बॉडीज आपस में टकराने के बाद एक साथ मूव करती हैं, तो ये बुलेट आया, इस मास m में टकराया और टकराने के बाद दोनों साथ मूव करने लग गई। तो आपको बताना है कि इसकी जो कंबाइंड वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। आया समझ में? अब एक बात बताओ, इस सवाल को कैसे आप बनाओगे। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि कोलिजन चाहे किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो इलास्टिक हो, चाहे वो इनइलास्टिक हो, चाहे वो पार्शियली इलास्टिक हो, कैसा भी कोलिजन हो, एक नियम है जो आप हमेशा लगा सकते हैं। कौन सा नियम होता है वो? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भाई साहब एक बात बताइए, आपका एक मास ये है, दूसरा मास ये है, अगर हम इन दोनों को अपना सिस्टम मान लें तो इसने इस पर फोर्स लगाया, इसने इस पर फोर्स लगाया, बट इन दोनों पर किसी ने बाहर से तो फोर्स नहीं लगाया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं है। अगर हम इसको अपना सिस्टम मान लें, अगर हम इसको अपना सिस्टम मान लें, इन दोनों मासेस को अगर हम अपना सिस्टम मान लें, तो मेरे सिस्टम पर बाहर से तो किसी ने फोर्स नहीं लगाया, आपस में भले इन दोनों ने जो भी एक दूसरे पर फोर्स लगाया हो इक्वल एंड अपोजिट, वो कट जाएगा, बट बाहर से क्योंकि कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि आपका कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स आपका जीरो है, इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के साथ इक्वेट कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हमने पढ़ा था 2-3 लेक्चर पहले। आया समझ? अब आप क्या करेंगे, इसका इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। आपके सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम क्या होगी, इसका मोमेंटम कितना, m इंटू वी नॉट। इसका मोमेंटम कितना, इनिशियली रेस्ट पर था, रेस्ट पर था तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। दोनों कोलिजन के बाद दोनों की फाइनल मोमेंटम कितनी हो जाएगी, दोनों का मास अब एक साथ जुड़ चुका है तो दोनों का कंबाइंड मास लिख दीजिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और मान लेते हैं कि v कंबाइंड के साथ ये मूव कर रहा है तो इसका vc, यही vc आपको निकालना है। अब आपने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, ये पूरा 0 हो गया, तो आपका vc यहां से कितना आ जाएगा, m v नॉट डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आया समझ में? करना कुछ नहीं है, हर टाइप का कोलिजन में आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लगा सकते हैं, चाहे हेड ऑन कोलिजन हो, चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, चाहे इनइलास्टिक कोलिजन हो, चाहे पार्शियली इलास्टिक कोलिजन हो, जैसा भी कोलिजन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा वैलिड होगा। आया समझ में? लिखिए, सवाल लिखिए कि मान लो कि आपका एक पेंडुलम है, ऐसा एक आपका पेंडुलम है, इस पेंडुलम का बॉब है, ये मान लीजिए इसका बॉब है, इसका बॉब का मास है 9 kg, ठीक है। इधर से क्या है कि एक बुलेट आ रहा है, ठीक है, इस बुलेट का मास है 1 kg। इस बुलेट की जो वेलोसिटी है v नॉट, ये है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बुलेट आएगा, इस बॉब से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि कोलिजन आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। आपको बताना है कि ये जो आपका पेंडुलम का बॉब है, ये मैक्सिमम कितने हाइट तक ये ऊपर जाएगा, ये आपको h बताना है। सवाल लिखिए, दिमाग लगाइए कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बताइए विप्लव, कैसे बनाएंगे? पहले इन लोगों का सिस्टम मानेंगे, इन दोनों को अपना सिस्टम मानेंगे, ठीक। फिर सिस्टम निकाल कर मतलब V2 निकालेंगे। V2 किसका V2? 9 के लिए ना। अच्छा, इसका वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक। उसके बाद फिर उसको मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो क्या करेंगे, आपको ये तो पता है कि कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है,
परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब ही है कि इससे कोलाइड करने के बाद ये बुलेट इस बॉब के साथ चिपक जाएगा। ये जो बुलेट है इस ब्लॉक के साथ चिपक जाएगा और इसके आगे दोनों साथ साथ मूव करेंगे, ये तो कंफर्म है। तो भाई जो दोनों साथ साथ मूव करेंगे कोलिजन के तुरंत बाद जो दोनों साथ साथ मूव करेंगे वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं कि दोनों जो आपका बुलेट और बॉब दोनों कोलाइड करने के बाद, क्योंकि साथ साथ मूव करेगा, कैसे पता साथ साथ मूव करेगा, क्योंकि कोलिजन आपका परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि भाई ये जो दोनों साथ साथ मूव करेंगे वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। कैसे निकालेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। पीआई इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कैसे लिखोगे, इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी, तो 1 इंटू इसका वेलोसिटी 100 प्लस ये क्या था, रेस्ट में था, ये वाला जो बॉब है ये आपका रेस्ट में था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या 0। फाइनल मोमेंटम क्या है, टकराने के बाद तो दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो जो दोनों का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 9 + 1 मतलब 10, और मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी दोनों का vc है जो मेरे को निकालना है, तो यहां से vc आपका कितना आ जाएगा, vc आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज की 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या कि भाई साहब जब ये दोनों कोलाइड करेंगे आपस में तो कोलिजन के बाद इन दोनों का जो कंबाइंड वेलोसिटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि अब इन दोनों के पास कोलिजन के बाद, अब भूल जाइए, अब दोनों को साथ में कंसीडर कीजिए। अब क्या है, ये बुलेट इसके अंदर बॉब में जाके धंस चुका है, कोलिजन के बाद अब क्या आ गई, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई, और यही जो काइनेटिक एनर्जी है यही इस बॉब को ऊपर लेकर के जाएगी, है कि नहीं। तो यहां से सपोज करो कि मान लो कि ये हाइट h ऊपर तक गया, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है जब ये हाइट मैक्सिमम हाइट h पर जाएगा तो ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। ये जब अपने एक्सट्रीम पॉइंट पे आएगा वहां पर ये थोड़ी देर के लिए क्या आएगा, रेस्ट में आएगा। रेस्ट में आएगा तो यहां पर तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी खत्म हो गई, तो वो काइनेटिक एनर्जी गई कहां, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या करेंगे, यहां के काइनेटिक एनर्जी को यहां के पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट कर देंगे। तो यहां का काइनेटिक एनर्जी लिख लो, कितना हो जाएगा, हाफ इंटू दोनों का मास 9 + 1 10 इंटू वेलोसिटी कितना आया है 10²। यहां की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू यहां का क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, मास 10 इंटू जी को भी 10 ले लो, और आपका हाइट h कितना हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल, आपका h बराबर कितना 5 मीटर। आया समझ, आया ना। सबसे पहला क्या क्या आपको स्टेप करना है भाई साहब, परफेक्टली इनइलास्टिक आपको जहां लिख दिया, मतलब कि दोनों कोलिजन के बाद साथ मूव करेगा, दोनों का वेलोसिटी निकाल लीजिए कितने वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ये वेलोसिटी आने की वजह से क्या आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया, और यही काइनेटिक एनर्जी इसको ऊपर लेकर के जाएगा, और सारा का सारा काइनेटिक यहां पर जो है यहां तक आते आते पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, और आपका फाइनल आंसर h = 5 मीटर बन करके आ गया। लिख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ जो आपसे जनरली पूछा जाता है। सवाल क्या है कि मान लो आपके हाथ में कॉस्को बॉल है, खेले हो बॉल से, तो सब लोग खेलता है बचपन में। आपने क्या किया, इस कॉस्को बॉल को h हाइट पर लेकर के आए और उसके बाद आपने इसको ड्रॉप कर दिया। जब आप ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, बॉल नीचे जाएगा, जमीन से टकराएगा, टकरा के फिर वापस ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा ऊपर आएगा, और धीरे धीरे उसकी जो हाइट है ऊपर आने की वो कम होती जाएगी, और कुछ समय के बाद वो पूरी तरह से ऊपर आना बंद कर देगा और जमीन पर स्लाइड करने लग जाएगा। ये होता है, यही तो होता है ना। जब आप बॉल को ऊपर से छोड़ते हो, ऊपर ऊपर आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है, यही होता है। तो इसी केस पर आपका बहुत अच्छे सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं कि मान लीजिए कि ये है आपका ग्राउंड। ग्राउंड मतलब क्या, ये आपका बॉडी रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ठीक है। आपने क्या किया है, एक बॉल है जिसका मास m है, इसको आपने h हाइट से आपने क्या किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है, ड्रॉप मतलब क्या, बस छोड़ा है, उसको आपने वेलोसिटी नहीं दी है, आपने बस इसको h हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है। आपको बताना है पहला चीज जो आपको बताना है कि जमीन से टकरा करके जब ये वापस ऊपर आएगा
तो इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। और आपको यहां पर हम बता दें कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू ई दिया हुआ है, बट ये आपको नहीं पता कि ई का वैल्यू कितना है। आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई मानना है। ई का वैल्यू 0 है कि 1 है कि क्या है, कुछ नहीं पता, बट आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई मान करके इस सवाल को बनाना है, ठीक है। और आपको पहला चीज ये बताना है कि जब ये बॉल वापस जमीन से टकरा करके ऊपर उठेगा उस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कैसे निकालते हैं देखिएगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि भाई जमीन से टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वो तो आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके। कैसे निकालोगे, आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। v स्क्वायर मतलब आपने क्या है, इसको बस ड्रॉप किया है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो आपका ये हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू नीचे के डायरेक्शन को ही हम पॉजिटिव मान लेते हैं, तो g आपका क्या हो जाएगा 2g, और आपका हाइट कितना h, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं g, एक्सेलरेशन के बदले g। तो वेलोसिटी आपका कितना हो गया, वेलोसिटी हो गया आपका √2gh। और क्योंकि आपने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो आपका वेलोसिटी भी किधर होगा, नीचे ही होगा, नीचे के डायरेक्शन में होगा। तो ये कौन सा वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से बॉल इस ग्राउंड को हिट करेगा। क्या करेगा, हिट करेगा, मतलब हिट करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी है। क्या, हिट करने से जस्ट पहले की वेलोसिटी। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हिट करने के बाद की वेलोसिटी। क्या करते हैं हम लोग ये जो आपका फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2, इसको लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो v2 क्या होता है, जो दूसरी बॉडी होती है, कोलाइड करने वाले जो दो बॉडीज होते हैं उसमें जो दूसरी बॉडी होती है उसका जो वेलोसिटी कोलिजन के बाद होता है वो होता है। तो यहां पर दूसरी बॉडी कौन सी, अर्थ है, और अर्थ तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसके लिए जो v2 होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v1 क्या है, v1 है कि जो पहली बॉडी का कोलिजन के बाद का वेलोसिटी जो आपको निकालना है, तो इसको हम v1 ही रहने देते हैं, ठीक है। u1 क्या है, u1 है यानी पहली बॉडी, आपका मान लो तो ये आपका बॉडी 1 है और ये आपका बॉडी 2 है, ठीक है। तो पहली बॉडी का कोलिजन से जस्ट पहले वेलोसिटी कितना है आपका √2gh, और ये क्योंकि नीचे के डायरेक्शन में है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस √2gh ले लेंगे। आया समझ में, माइनस ऑफ u2 ये अगेन रेस्ट पे है तो ये कितना हो जाएगा आपका 0, ग्राउंड तो रेस्ट पे है ना, तो इसका कोलिजन से पहले वेलोसिटी कितना होगा 0। तो आपका E कितना आ गया, E आपका आ गया v1 बाई √2gh, मतलब कि v1 इज इक्वल टू E √2gh। √2gh क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कोलिजन से पहले। तो मान लो कि कोलिजन से पहले अगर इसका वेलोसिटी, अगर हम इसको कोलिजन से पहले के वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट करें तो ये कितना हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ u। मतलब अगर ये u वेलोसिटी के साथ गिरेगा तो कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, E टाइम्स ऑफ u। आया समझ में, चलिए पहला चीज तो आपने निकाल लिया। दूसरा चीज अगर आपको बोला जाए कि भाई एक बात बताओ कि कोलिजन से आपने कितने हाइट से गिराया था, आपने गिराया था इसको h हाइट से। कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए यहां पर गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, इसकी वेलोसिटी हो गई E टाइम्स ऑफ u। यहां पे गिरा कितने के साथ था, u से, कोलिजन के बाद कितनी हो गई, E टाइम्स ऑफ u। तो ये वापस कितने हाइट h1 तक जाएगा, मान लेते हैं ये आपका इसका हाइट जो है h1 है, तो कितने हाइट h1 तक जाएगा। कैसे निकालोगे, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो, ठीक है। क्या करोगे आप लगाओगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा सकते हो, या फिर आप v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as भी लगा सकते हो। हम कौन सा लगाएंगे, हम लगाने जा रहे हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर जो u होगा कौन सा वेलोसिटी होगा, eu, क्योंकि ऊपर कितने से जा रहा है, eu से जा रहा है, ठीक है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हमने क्या कर लिया, v को ले लिया 0। u कितना है, eu का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस g इंटू h1 हाइट, ठीक है। तो आपका 2gh1 इज इक्वल टू eu का होल स्क्वायर। तो आपका h1 कितना आया, h1 आया आपका e स्क्वायर इंटू u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। और u था कितना, u था आपका √2gh था, तो h1 कितना हो गया, e स्क्वायर इंटू √2gh का
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो h1 कितना हो गया e स्क्वायर इंटू 2gh डिवाइडेड बाई 2g। 2g से 2g कैंसिल, h1 कितना आया e स्क्वायर इंटू h। मतलब कि अगर आप h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो दोबारा कोलिजन के बाद जो कितनी वेलोसिटी से ऊपर उठेगा u से, और कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा e स्क्वायर इंटू h से जाएगा। ठीक है, जब आप इसको फिर से जब ये दूसरी बार कोलाइड करेगा, दूसरी बार कोलाइड करने के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी v2, वो कितनी हो जाएगी e टाइम्स ऑफ eu। जैसे इसमें जब यहां पे u से आया था तो वापस कितने से गया eu से गया था, तो यहां पे अगर eu से नीचे आएगा तो वापस कितने से जाएगा e टाइम्स ऑफ eu। मतलब v2 कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी e स्क्वायर इंटू u। और जब दोबारा कोलाइड करने के बाद कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, कितनी हाइट तक ऊपर जाएगा, तो आपका ये कितना हो जाएगा e स्क्वायर इंटू h1। जैसे जब h हाइट से आपने गिराया था, जब आपने h हाइट से गिराया था तो वापस h1 कितने तक गया था e स्क्वायर इंटू h। तो अगर आप h1 हाइट से गिराएंगे तो ऊपर कितने तक जाएगा e स्क्वायर इंटू h1। मतलब कितना e स्क्वायर इंटू h, मतलब कि h2 जो होगा वो कितना हो जाएगा e टू द पावर 4 इंटू h। आया समझ में। तो हर कोलिजन के बाद, मान लीजिए पहला कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो गई eu, दूसरे कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो गई e स्क्वायर u, तीसरे कोलिजन के बाद कितनी हो जाएगी e क्यूब u, तीसरे कोलिजन के बाद हाइट कितना जाएगा h3 कितना हो जाएगा e टू द पावर 6 इंटू h। आया समझ। चौथे कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी e टू द पावर 4 इंटू u, और यहां पर आपका चौथे कोलिजन के बाद हाइट कितना हो जाएगा e टू द पावर 8 इंटू h। आ रहा है समझ में। तो आपका n कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी e टू द पावर कितना हो जाएगा e टू द पावर n इंटू u चौथे कोलिजन के बाद, और आपका हाइट कितना हो जाएगा hn, ये हो जाएगा e टू द पावर 2n इंटू h। आया समझ। लिखिए यहां तक। समझ में आ रहा है नीरज? यही होता है एब्सेंट करने पर। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है कि आपका लेक्चर सारा रिकॉर्डेड है एज इट इज, जैसे क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज अपलोडेड है। बस जाना है, जा करके बैठ करके देखना है, सारा सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहाँ पर ये यहां तक समझ में आया समझ में। एक बात बताइए, अगर आप h हाइट से गिराए थे, h हाइट से जब गिराए थे तो वापस कितनी हाइट तक गया h1 इक्वल टू e स्क्वायर इंटू h। तो अगर आप h1 से गिराएंगे तो कितनी हाइट h2 तक जाएगा e स्क्वायर इंटू h1 जाएगा, और h1 की वैल्यू कितनी है e स्क्वायर इंटू h। तो h1 की जगह रख दो h2 इक्वल टू e स्क्वायर इंटू h। तो आपका दोबारा कितनी हाइट तक जाएगा e टू द पावर 4 इंटू h। आ गया समझ। चलिए जी, सेम वहीं पर आते हैं। आपने क्या था, आपका एक बॉल था, मास m था, आपने h हाइट से ड्रॉप किया था। आपने निकाला कि जब ये आप h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो पहले कोलिजन के बाद ये कितनी हाइट तक जाएगा, तो e स्क्वायर इंटू h तक जाएगा। दूसरे कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, तो e टू द पावर 4 इंटू h तक जाएगा। तीसरी कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, तो e टू द पावर 6 इंटू h तक जाएगा। और nth कोलिजन के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, e टू द पावर 2n इंटू h तक जाएगा। अब यहां पर आपसे पूछता है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। सवाल होता है कि ये बॉल यहां से गिराने के बाद और बार बार कोलिजन करने के बाद जब तक रेस्ट पर आएगा तब तक कितनी दूरी ट्रेवल कर चुका होगा। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। एक बात बताओ, मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस वो ट्रेवल किया, मान लेते हैं s बराबर क्या होगा। पहले आप यहां से यहां आया, कितना चला h चला, फिर उसके बाद क्या किया, यहां से गया ऊपर कितना h1, और फिर ऊपर से नीचे आया h1, मतलब कितना चला 2h1। उसके बाद क्या, फिर यहां से दूसरे कोलिजन के बाद गया ऊपर h2 और फिर नीचे आया h2, तो कितना चला 2 टाइम्स ऑफ h2। ऐसे ही 2 टाइम्स ऑफ h3, ऐसे करते 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 2 टाइम्स ऑफ hn। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा h प्लस h1 की जगह आप क्या रख सकते हैं, h1 की जगह आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर h, प्लस h2 की जगह क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 4 इंटू h, h3 की जगह क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर
6 इंटू एच, और आपका यहां पर क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2n इंटू एच लिखेंगे आप। क्या है, सब में से आपका क्या कॉमन निकाल सकते हो, सब में से आप h कॉमन निकाल सकते हो, h कॉमन निकाल सकते हो। आप एक काम करो, ऐसे लिखो h को इधर रहने दो, इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से आप कॉमन निकाल लो 2 इंटू ई स्क्वायर इंटू एच को कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा अंदर, यहां पर आपका बन गया 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई, ये क्या बचा ई टू द पावर 4 प्लस ई टू द पावर 6, ऐसे करते करते आपका बनेगा। ठीक है, ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिख रहा है, जीपी पढ़े हैं मैथ्स में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़े हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जहां आपका दो टर्म्स के बीच का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। देखो यहां पहला टर्म क्या है 1, दूसरा टर्म है ई स्क्वायर, तो दूसरे टर्म को अगर आप पहले टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर आएगा। फिर आपका तीसरा टर्म क्या है ई टू द पावर 4, और दूसरा टर्म क्या है e2, तो आप अगर तीसरे टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करोगे तो यहां पे भी क्या आएगा, ई स्क्वायर आएगा। फिर आपका अगला टर्म क्या होगा, e टू द पावर 6, उसको पिछले वाले टर्म से e टू द पावर 4 से डिवाइड करो, क्या आएगा, e टू द पावर 2 आएगा। मतलब यहाँ पर हर टर्म के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे 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 प्रोग्रेशन को आप क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और इस यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसका जो टोटल सम का जो फॉर्मूला होता है, आप मैथ्स में पढ़ेंगे किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का अगर इनफाइनाइट सम आपको निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सम ऑफ अ जीपी, वो फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट सम ऑफ अ जीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहां a क्या होता है, a होता है फर्स्ट टर्म और r क्या होता है कॉमन रेशियो। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो a के बदले रख दो 1, और कॉमन रेशियो क्या है ई स्क्वायर। सारे टर्म को अगर आप डिवाइड करोगे उसके पिछले वाले टर्म से तो क्या आ रहा है, ई स्क्वायर आ रहा है, तो आप यहां पे लिख दो 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो कितना आएगा, s हो जाएगा h प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, आप इसमें से h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 2a स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, तो s क्या हो जाएगा h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो फाइनली जो आपका टोटल डिस्टेंस आया, टोटल डिस्टेंस st, वो कितना आया h इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बाई h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर आया। मतलब ये जो बॉल है जिसको आपने h हाइट से ड्रॉप किया था, ये कितनी दूरी चलने के बाद रिस्ट में आएगा, तो h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर लिख लीजिए। परफेक्टली इलास्टिक के लिए क्या होगा वैल्यू बताइए, ई का वैल्यू क्या होगा 1, वहां पे ई का वैल्यू 1 डालिए, देखिए क्या आ रहा है। ई का वैल्यू जो आपको फाइनल है ना, इसमें ई का वैल्यू 1 डालिए और देखिए क्या आ रहा है, क्या आएगा। अगर आप ई का वैल्यू 1 डाल देंगे तो 1 माइनस 1 0, डिवाइडेड बाई किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे क्या आएगा इनफाइनाइट। मतलब क्या है, ये बॉल इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा। आप कैसे इनफाइनाइट डिस्टेंस कवर करेगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई एक बात बताओ, ये जो बॉल है वो इसका हाइट धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हर कोलिजन में कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है। बट अगर हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन मान लेंगे तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। मतलब जितनी वेलोसिटी के साथ ये स्ट्राइक करेगा उतनी ही वेलोसिटी के साथ ऊपर जाएगा। मतलब अगर आप h हाइट से गिराएंगे तो फिर वापस h हाइट तक जाएगा, और हर कोलिजन के बाद h हाइट तक जाते रहेगा। मतलब बॉल जो है आपने h हाइट से ड्रॉप करा था, वो हर कोलिजन के बाद h हाइट तक आएगा, h हाइट तक आएगा, h हाइट तक आएगा, तो वो जो रुकेगा कभी नहीं। और जब कभी नहीं रुकेगा तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस करेगा कि नहीं करेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन अगर इस केस में आप ले लेंगे तो बॉल आपका जब आपने एक बार ड्रॉप कर दिया, अब वो वापस फिर h हाइट पे आएगा, फिर h हाइट पे आएगा, फिर h हाइट पे आएगा, रुकेगा कभी नहीं। ये आपने क्या निकाला, आपने निकाला कि अगर आप बॉल को h हाइट से ड्रॉप करेंगे और यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर e है तो वो कितनी दूरी ट्रेवल करने के बाद फाइनली रेस्ट में आएगा। ऊपर से नीचे आएगा पहला कोलिजन के बाद, फिर ऊपर जाएगा, फिर दूसरा कोलिजन करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर तीसरा कोलिजन, फिर ऊपर जाएगा, और हर कोलिजन में उसकी हाइट कम होती जाएगी। तो फाइनली रेस्ट आते आते वो कितना दूरी ट्रेवल कर चुका होगा, तो h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसमें दूसरा चीज जो ये पूछता है वो पूछता है
कि ड्रॉप करने के बाद से लेकर के रेस्ट में आने तक टोटल कितना टाइम लगेगा। आपने अभी क्या निकाला, आपने निकाला टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। दूसरा चीज पूछता है कि ड्रॉप करने के बाद से लेकर के यहां रेस्ट में आने तक कितना टाइम लगेगा बॉल को, समझे। तो अब हम लोग वो निकालने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले निकालते हैं कि भाई जब आपने इसको ड्रॉप किया, जब एच हाइट से ड्रॉप किया था, तो यहां से यहां पहला कोलिजन करने तक के बीच में, ड्रॉप करने से लेकर के पहला कोलिजन तक करने के बीच में कितना टाइम लगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अगेन वही फॉर्मूला, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। आपको पता है S इक्वल टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर S कितना है, H U कितना था 0, तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, T आ गया आपका अंडर रूट 2h बाई जी। मतलब ड्रॉप करने से लेकर के h हाइट गिरने तक कितना टाइम बीता, अंडर रूट 2h बाई जी। ठीक है, देखिए यहां से ड्रॉप करने के बाद h हाइट तक गिरने का टाइम आपने निकाल लिया था, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी। आपको निकालना है कि वापस जब ये ऊपर जाएगा h1 हाइट तक, तो इसको कितना टाइम लगेगा h1 हाइट तक जाने में। आपको पता है कि वापस जाने का जो वेलोसिटी है, वापस सेकंड पहला कोलिजन के बाद ऊपर जाने का वेलोसिटी कितना है, e टाइम्स ऑफ u। ठीक है, और कितना हाइट तक जाएगा h1, e स्क्वायर इंटू h, ये है। अब आपको क्या निकालना है, टाइम t निकालना है, टाइम t निकालना है, निकाल लो। कैसे निकालोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितना है, e स्क्वायर इंटू h, u कितना है, u है आपका e u इंटू टाइम t। अरे ये तो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, ये तो आपका क्वाड्रेटिक आ जाएगा। रुक जाइए, इससे मत जाइए, इससे मत जाइए, रुकिए। आपका u डैश आ चुका है, h1 आ चुका है। आप लगाइए v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाइए। v आपका क्या होगा 0, u है आपका eu का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू माइनस जी इंटू हाइट कितना है h1, तो आपका कितना आ जाएगा 2gh1 इज इक्वल टू ई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, और आपका दूसरा इक्वेशन लगा लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाओगे तो फाइनल वेलोसिटी आपका इतना, और u आपका ई यू प्लस ए टी माइनस जी इंटू टाइम t। तो टाइम t कितना हो जाएगा, ई यू बाई जी हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, तो यहां से आपका EU कितना आ गया, EU हो गया आपका T इंटू जी, यू हो गया आपका T इंटू जी। तो यहाँ पर EU के बदले लिख दो T इंटू जी, 2gh1 इज इक्वल टू EU के बदले आप देख रहे हैं T इंटू जी, तो T स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। यहाँ से 1 से G कैंसिल हो गया, T स्क्वायर इक्वल टू क्या 2h1 बाई जी। तो T कितना आया, अंडर रूट 2h1 बाई जी। आया समझ में, आया। जब वापस ये ऊपर जाएगा तो यहां से h1 जाने में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h1 बाई जी, और फिर वहां से ऊपर फिर वहां से नीचे आने में कितना लगेगा, अंडर रूट 2h1 बाई जी। फिर सेकंड कोलिजन में h2 हाइट तक जाना है तो कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h2 बाई जी। नीचे आने में कितना, अंडर रूट 2h2 बाई जी। थर्ड कोलिजन में कितना, अंडर रूट 2h3 बाई जी। फिर नीचे आने में अंडर रूट 2h3 बाई 3। तो आप ऐसे करके टोटल टाइम आप निकाल सकते हो, यहां तक लिख लो। चलिए, तो यहां तक आपने देखा कि भाई जब आप h हाइट से गिराएंगे तो पहला कोलिजन से पहले, यहां से गिरने से लेकर के पहले कोलिजन तक टाइम कितना लगेगा, अंडर 2h बाई जी। उसके बाद अगर h1 हाइट तक जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, उसके बाद जो टाइम लगेगा वो आपका लगेगा अंडर रूट 2h1 बाई जी। उसके बाद सेकंड कोलिजन में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h2 बाई जी। आया समझ में। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है टोटल टाइम गिराने से लेकर के रेस्ट पर आने तक टोटल टाइम कितना लगेगा, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2h बाई जी। टोटल टाइम हमको निकालना है, तो t, पहला तो t जो यहां से आने में टाइम कितना लगा t। उसके बाद यहां से h1 हाइट तक ऊपर गया, टाइम कितना लगा t1, और फिर यहां से नीचे आया तो फिर टाइम लगा t1। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 2 टाइम्स ऑफ t1। मतलब पहला कोलिजन के बाद इसको नीचे आने में कितना टाइम लगा, 2t1। उसके बाद दूसरे कोलिजन में जब दूसरा कोलिजन करने गया तो ऊपर जाने में कितना लगा, t2, और फिर ऊपर से नीचे आने में कितना लगा, t2। तो कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ t2। तीसरे कोलिजन के बाद 2 टाइम्स ऑफ t3। चौथे कोलिजन के बाद 2 टाइम्स ऑफ t4, और ऐसे ही करते करते nth कोलिजन के बाद 2 टाइम्स ऑफ tn। ठीक है,
अब क्या करेंगे, T1 का सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। ये कितना है, T है आपका अंडर रूट 2h बाई जी, T1 कितना है अंडर रूट 2h1 बाई जी, T2 कितना है अंडर रूट 2h2 बाई जी, T3 कितना है अंडर रूट 2h3 बाई जी, ऐसे करते 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 प्लस 2 अंडर रूट 2hn बाई जी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, T इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट, h1 का वैल्यू कितना है e स्क्वायर इंटू h, h1 के वैल्यू को वहां पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ e स्क्वायर इंटू h बाई जी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2, h2 का वैल्यू कितना है e टू द पावर 4 इंटू h, पुट कर दीजिए e टू द पावर 4 इंटू h बाई जी, h3 का वैल्यू कितना है 2 टाइम्स ऑफ e टू द पावर 6 इंटू h बाई जी, ऐसे करते करते आपको कितना 2 अंडर रूट 2 e टू द पावर 2n h बाई जी। आया समझ में? ठीक है, अब हम क्या करेंगे और आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 2h बाई जी को यहीं रहने दो, अंडर रूट 2h बाई जी, और इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन आप कुछ निकाल सकते हैं क्या, आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप कॉमन निकाल सकते हैं 2 तो सब में कॉमन है, 2 को बाहर ले लो, अंडर रूट 2 के अलावा और आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 के अलावा आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं अंडर रूट 2 e स्क्वायर h बाई जी, ये आप कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, अगर आप ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचा, ये तो पूरा ही निकल गया, 2 अंडर रूट e स्क्वायर h बाई जी पूरा निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर अंडर रूट e स्क्वायर, तो अंडर रूट e स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या e, प्लस यहाँ पर क्या अंडर रूट, यहाँ पर e टू द पावर अंडर रूट e टू द पावर 4, तो अगर रूट हटेगा तो कितना बचेगा e स्क्वायर प्लस e क्यूब, ऐसे करते करते आपका इन्फिनिटी तक, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, फिर से ये क्या बन रहा है, फिर से जीपी बन रहा है, फिर से जीपी बन रहा है, और इन्फिनाइट सम ऑफ जीपी क्या होता है, इन्फिनाइट सम ऑफ जीपी होता है a अपॉन 1 माइनस आर, जहां a क्या होता है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पर e, अगर आप दूसरे टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा e आएगा, तो आपका कॉमन रेशियो यहाँ पर e, पुट कर दीजिए, t कितना हो जाएगा अंडर रूट 2h बाई जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2 e स्क्वायर h बाई जी इंटू a अपॉन 1 माइनस e। आया समझ? ठीक है, अब इन दोनों में से भी आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, अगर आप इन दोनों में कॉमन निकालने जाएंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी कॉमन ले लो, क्या बचा 1 प्लस 2 अंडर रूट e स्क्वायर मतलब क्या e इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 अपॉन 1 माइनस e। ठीक है, h बाहर निकल गया कॉमन, यहाँ भी h है, यहाँ भी h है, h को कॉमन बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पे अंदर बचा t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस 2e बाई 1 माइनस e। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको और एक स्टेप सॉल्व कर लो, कितना आएगा t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 माइनस e प्लस 2e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। ठीक है, ये 1 माइनस e प्लस 2e क्या हो गया, 1 प्लस e हुआ, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया टाइम t वो कितना आया अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। यही था जो आपका टोटल टाइम आपको निकालना था कि बॉल को ड्रॉप करने के बाद से लेकर के रेस्ट पे आने तक कितना टाइम लगेगा, तो अंडर रूट 2h बाई जी इंटू 1 प्लस e डिवाइडेड बाई 1 माइनस e। अब अगर आप यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन वाला केस लेते हैं, e का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 माइनस 1 0, टाइम मतलब इनफाइनाइट, मतलब कि इनफाइनाइट टाइम के बाद बॉल रेस्ट पर आएगा, मतलब कि रेस्ट पर आएगा ही नहीं। आया समझ? यहाँ पर इतना लंबा कैलकुलेशन में कहीं पर भी अगर समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए, किसी भी स्टेप में अगर दिक्कत है, कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हमको समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए। हाँ, थोड़ा कैलकुलेटिव है, बट अगर आप एक बार समझ लेंगे ना कि कैसे हो रहा है तो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं। बोलिए नीरज, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है आपको भी पुलाव तो लिख लीजिए, लिख लिए, दोनों लोग लिख लिए।
चलिए, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? हम लोग पढ़े सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है। दो मासेस आते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टकरा करके चिपक जाते हैं और फिर चिपक करके कंबाइंड वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो कंबाइंड वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा करके हम लोग निकाल लेते हैं। फिर हमने पढ़ा बाउंसिंग बॉल का केस कि अगर आप बॉल को h हाइट से ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो वो रेस्ट में आने तक टोटल कितनी दूरी चलेगा? कितनी दूरी चलेगा? h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। उसके बाद उसी बॉल को अगर आप h हाइट से ड्रॉप करेंगे तो रेस्ट में आने तक कितना टाइम लगेगा? तो √2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई बाई 1 माइनस सी। ठीक है, यहां पर आज का लेक्चर हम कर रहे हैं कंप्लीट। कल होगा आपका कोलिजन का लास्ट लेक्चर, जहां हम लोग ऑब्लिक कोलिजन के बारे में पढ़ेंगे कि अगर तिरछा कोलिजन होगा तो क्या होगा। अभी तक हमने पढ़ा है हेड ऑन कोलिजन, अब हम पढ़ेंगे कल लास्ट लेक्चर है हमारा ऑब्लिक कोलिजन का, और कल कोलिजन को हम लोग फाइनली खत्म करेंगे। परसों से आपका नया चैप्टर रिजिड बॉडी रोटेशन चालू हो जाएगा। बट ये याद रखिए कि अगले 2 से 3 दिन में आपका ओरल टेस्ट होगा, और ओरल टेस्ट कोलिजन का भी होगा और वर्क पावर एनर्जी का भी उसमें क्वेश्चन आएगा, और संडे को आपका रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो भी आप लोग, ये टाइम आपको हम इसलिए दे रहे हैं संडे तक का क्योंकि आप लोग का लेक्चर छूटा है, 6-7 लेक्चर जो भी आप एब्सेंट किए हैं। तो ये आपका काम है कि अगले 2 से 3 दिन में सारा लेक्चर को कंप्लीट कर करके तैयारी भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए।